नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। और आप लोगों ने जितना अभी तक टॉपिक पढ़े हैं, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे लगे होंगे। आपका रिस्पांस भी अच्छा आ रहा है। अपने साथ 300-400 लोग अच्छे से जुड़े हुए हैं। और मेरा यही टारगेट है। कोई 500 करता है, कोई दिखावा करता है। मैं उन दिखावों में नहीं जाता हूं, क्योंकि मुझे जो पैसा है वो कमाना नहीं है। मालिक की दया से मेरे पास खूब है, जितना मुझे चाहिए इतना मिल रहा है। मेरा यही टारगेट था कि जो मेरे पास ज्ञान है मैं वो ज्ञान आपको भी दूं। और अगर मेरी वजह से यदि आपकी भी जिंदगी संवरती है तो वो मेरे जीवन की बहुत बड़ी कमाई होगी, मेरे लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा, बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। दूसरी बात, बहुत सारे लड़के मुझे व्यक्तिगत कमेंट करते हैं, सर ये कहते हैं कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। देखो, कॉन्फिडेंस दो चीजों के अलावा तीसरा कोई रास्ता ही नहीं है कॉन्फिडेंस लाने का। और वो कॉन्फिडेंस या तो आप उस व्यक्ति की बड़ाई करो, यानी आपकी कोई बड़ाई करे, या फिर आपके पुरखों की कोई बड़ाई करे। आपकी तो बड़ाई है, यार तू तो ये कर सकता है, तेरे में ये कैपेबिलिटी है। तो फिर आप ये सोचते हो, यदि आप सोचो आपकी कोई प्रशंसा करता है ना कि आप बड़े सुंदर लग रहे हैं, तो भले ही मन ही मन आप कुछ भी करो, लेकिन आप 2-4 दिन तो मुस्कुराते हो कि उसने मेरी प्रशंसा की। यही कॉन्फिडेंस है। अचेत मन सचेत मन से जो भी चीजें उत्पन्न होती है वही कॉन्फिडेंस होता है। और मेरा आप सभी से निवेदन है कि यदि आपका साथी कोई आपको लगे कि भाई ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इसका लो हो रहा है, तो आप मित्र होने के नाते एक इस प्रकार का षड्यंत्र रचें। अच्छा, अच्छे काम के लिए षड्यंत्र रचो, अच्छा लगता है, ताकि उसको आप कॉन्फिडेंस दिलाओ। कैसे दिलाओ? कि आप 4 लोग हो, एक दिन पहले एक व्यक्ति कहे यार तेरी तो यार बड़ी तगड़ी पकड़ है मैथ पे, ये भले ही उसकी पकड़ नहीं हो मैथ पे, लेकिन यार तेरी पकड़ी यार के कहाँ यार के ये सवाल कर, उसको आप इजी सवाल दीजिए। तो वो व्यक्ति क्या होगा कि हाँ, उसको लगेगा यार मैं तो कर सकता हूं। फिर 4-5 दिन फिर आपके ग्रुप के किसी दूसरे व्यक्ति से उसके पास जाइए, यार तेरी तो मैथ बहुत तगड़ी, यार ये सवाल मुझे करके बता। तो बोलेगा यार ये सवाल तो चुटकियों में आता है। तो ऐसे मेरे साथ भी यही हुआ जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। यदि कोई मैथ की क्लास से भाग रहा है तो मेरा उससे ये निवेदन है, या आपका कोई भी साथी आपको लगता है कि मेरे को ठीक है वो थोड़ा वीक है, उसको भी साथ में लेके चलिए। वो अपने नसीब की खाएगा, आप अपने नसीब की खाओगे। लेकिन मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप लोग जब भी वीडियो देखते हो, ये वीडियो आपकी जिंदगी को बदलने वाला है, इसके साथ आप चलिए। इसमें आपको मैंने कैसे तैयारी की वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। और अपन ने पीछे 4 चीजें पढ़ी, 5: घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोला। पांचों ही चीजें जो आज दिन तक आपने पढ़ी है, इन आकृतियों को आपस में इनके आपसी संबंध स्थापित करके आपस में इनसे विभिन्न परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। और ये सवाल हमारे क्लास 9th और 10th से शुरू हो जाते हैं। आकृतियों का मिश्रण, जैसे आपको मैं कुछ आकृतियां बताता हूं। ये एक बेलन है, लेकिन बेलन के ऊपर ये इस प्रकार का अर्धगोला दे दिया। अब आपको इस बेलन का और इस अर्धगोले की मिली हुई आकृति का आपसे आयतन वो पूछ सकता है, इसका वो क्षेत्रफल आपसे पूछ सकता है। समझ में आ रही ना बात आपकी? अच्छा, इसके बाद में ये शंकु, शंकु के ऊपर यह अर्धगोला, या आपका ये बेलन, बेलन के ऊपर शंकु, इनका आयतन क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ सकता है आपको। यह आपका घन है, इस घन को पिघलाकर एक बेलन बनाई जाती है। यदि वो बेलन की आपको त्रिज्या दे देगा तो h पूछेगा, h दे दिया तो r पूछेगा। यह है। यदि आपका कोई घन है, इस घन को पिघला दिया और वो इससे क्या बना देता है आपके बेलन, या आपको बेलन दे दे और बेलन से आपको वो क्या बना दे, घनाभ बना दे, और घनाभ की आपको लंबाई और चौड़ाई दे दे और आपको क्या पूछ ले, ऊंचाई पूछ ले।
ऐसे सवाल विभिन्न परीक्षाओं में आते हैं, तब आपको किसी प्रकार से भ्रमित होने का, डरने का, संयमने का ऐसा किसी प्रकार का कोई दिमाग में मानस अपने नहीं रखना चाहिए। सदैव हमारे को कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है। और इन सवालों में आपने पढ़ा है, धनाभ आपने पढ़ा है, बेलन आपने पढ़ी है, शंकु आपने पढ़ा है, घन आपने पढ़ा है, गोला आपने पढ़ा है, बेलन पढ़ी, तो फिर इनमें डरने की क्या जरूरत। तो इन सारी चीजों के संबंध कैसे स्थापित होंगे, इनके बारे में अपन कैसे अध्ययन करेंगे, ये सारे आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा, ताकि जो आपने इतने दिन पढ़ा मेंसुरेशन, आपने जो क्षेत्रमिति पढ़ी, तो क्षेत्रमिति का आपका एक भी सवाल बार नहीं जाना चाहिए। और इस बार की जो एनटीपीसी एग्जाम हो रही है, इसमें बेसिक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। अब कई ये कह रहे हैं कि सर आप जितना इजी पढ़ा रहे हैं ना, इतना आता नहीं एग्जाम। भाई मैंने इतने दिन सारे जो आपको क्वेश्चन करवाए, वो सारे विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए थे। या तो मैं झूठा हूं, तो आप जाके वहां क्लास में वो बुक्स में ढूंढ लीजिए, पुराने एग्जाम पेपर उठाइए, और पुराने एग्जाम पेपर उठाकर आप यहाँ सवाल देखोगे तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। मैं एक चीज आपको बता देता हूं, आप आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, जिसका स्टैंडर्ड है 10th। मैं यदि आपको यहां पर सीजीएल लेवल की तैयारी करवाता हूं, तो यह सरासर आपके साथ धोखा है। आपका चयन का लेवल है वो 10th का, मैं इसको 10+2 तक के लेवल से पढ़ाता हूं, तो वो लेवल आपके समझ में आता है। लेकिन यदि मैं आपको सीजीएल लेवल का करवाता हूं, या मैं आपको मैथमेटिक्स ग्रेड फर्स्ट टीचर के रूप में करवाता हूं तैयारी, तो ये बिल्कुल आपके साथ धोखा है, क्योंकि आप इस क्षेत्र के लिए जा नहीं रहे हो। यहाँ पर लेवल बहुत इजी आता है। आप हैवी लेवल पढ़ोगे तो हैवी लेवल जो पढ़ता है वो सवाल यहाँ पर 100% गलत कर देता है। अब आप बोलोगे साहब ऐसा गलत नहीं, मैं आपको कह रहा हूं कि आप यहाँ एक तो समय बर्बाद करोगे, और दूसरी बात आप जो कॉन्फिडेंस होगा वो आपका यहाँ वीक होगा। आप सवाल इजी होगा लेकिन आप उसको लेंदी बना लोगे, और ये ऐसा हुआ है। और ऐसे अधिकांश आपने देखा होगा, अपने आसपास बहुत सारे होशियार लड़के रहते हैं, बहुत हार्ड ऑनेस्ट है, लेकिन वो जॉब नहीं लगते। क्यों नहीं लगते? क्योंकि वो डीप में बहुत ज्यादा चले जाते हैं। और आपने देखा होगा उन लड़कों को कि यार ये तो आवारा घूम रहा था, नौकरी लग गया। वो नौकरी लगा क्यों? क्योंकि उसने उतना ही पढ़ा जितना सिलेबस जरूरत थी। 30 मार होता है ना, 30 मार वो भुगतता है। अपने को एजुकेशन के साथ इतना ही समझे बिठाना है कि जिससे हमारी नाव किनारे लग जाए। अब एक चीज और बता देता हूं, जो टॉप 1 पे आता है या 100वें नंबर पर जिसका चयन होता है, क्या इनकी सैलरी में फर्क होता है क्या? जवाब है आपका नहीं। क्या इसको ज्यादा इज्जत दी जाती है और इसको कम दी जाती है? यानी इसको नौकरी नहीं करवाई जाती है, इससे कोरा इसका काम भी इससे करवाया जाता है? नहीं, इसका काम इसको करना पड़ेगा, भले ये टॉप आए। हाँ, 2-4 दिन सापे वापे जरूर पहने, हमें सापे नहीं पहनने, हमें सैलरी चाहिए, हमें तो पैसा चाहिए। समझ में आ गया? एक कांस्टेबल में चयनित होता है ग्रेड फर्स्ट से, 1 रैंक से 10वीं रैंक से, दोनों की सैलरी जो 27,600 रुपये मिलनी है वो मिलनी। ये आज की क्लास में मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं इजी पढ़ा रहा है, वो पढ़ा रहा है, वहां ये पढ़ाया जा रहा है, वहां ये पढ़ाया जा रहा है। वहां आपको कठिन कठिन सवाल इसलिए पढ़ाए जा रहे हैं कि उनको अपने ज्ञान को आपके सामने फेंकना है। और मेरा क्या टारगेट है? मेरा ये टारगेट है कि जो ज्ञान है वो आप उस ज्ञान को काम में लें, आपके वो ज्ञान काम में आए। वहां पर वो अपना ज्ञान तो अपनी भाषा चमकाने लगी, 1500 की भीड़ बैठी है, आगे प्रवचन देना है, वो देके चले जाएंगे, दोबारा आपको कोई सवाल नहीं बताएंगे। यहाँ तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजते हो, मैं आपको सवाल हल करके वापस देता हूँ। क्यों देता हूँ? आप मुझे पैसा देते नहीं, लेकिन मेरा ये टारगेट है कि जिस प्रकार की परिस्थितियों से हम भुगते हैं, हमारा ये दायित्व बढ़ता है कि हम 10 लोगों को भी उन परिस्थितियों में नहीं भटकने दें, तो ये हमारा पढ़ने का, सक्षम होने का एक सफल तरीका। तो चलो आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं, और इस क्लास के अंदर कैसे सवाल हल होंगे, कैसे नहीं होंगे, इनके ऊपर अभी इस पर चर्चा करते हैं। मैं 5 सवाल आपसे करवा रहा हूं, 5 सवालों को आप जरूर देख के जाना, वीडियो अंत तक जरूर देखो। ज्यादा समय नहीं है आपका, 20-25 मिनट का समय लगता है। मैं मानता हूं आप बहुत बिजी हैं। यदि आपको पढ़ के नौकरी लेनी है
तो ये आधा घंटा आप मुझे दे दीजिए, और सिर्फ इतने साल ही आप देते आ रहे हो ना समय लोगों को, आप आधा घंटा का समय मुझे केवल 6 महीने तक देते आइए, जिंदगी बदल जाएगी आपकी, ये मेरा विश्वास करिए। मैथ, रीजनिंग और साइंस आपका मैं कंफर्ट करवा दूं। चलो आगे सवाल देखते हैं। हाँ, तो अपना पहला सवाल CHL 2014 का सवाल है कि एक 14 सेमी व्यास के ठोस गोले को पिघलाकर एक बेलन बनाया जाता है। देखिए आप, मजे की बात यह है कि ये गोला है, इसको पिघलाकर क्या बनानी है, बेलन बनानी। आगे ना समझ में। और इस गोले का जो व्यास है वो है 14 सेमी, तो R बराबर 14/2 बराबर 7 सेमी। बेलन की ऊंचाई तो उसने दे दी कि वो जो बेलन बनेगी वो 7 सेमी ऊंचाई की बनेगी भाई। अब इस बेलन की क्या ज्ञात करनी है आपको, त्रिज्या। हम ये जानते हैं कि इसका जो भी आयतन होगा वो बेलन के आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। गोले का आयतन क्या होता है भाई, बराबर किसका आयतन होगा, बेलन का आयतन। घोड़े का आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब, बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर, और एच अपने को दे रखा है, अपने को क्या ज्ञात करना है, आर। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बराबर आर स्क्वायर बराबर 4/3 पाई आर स्क्वायर, इधर से पाई और एच आ जाएगा बटे, पाई से पाई तो कट। अब आपके आर स्क्वायर बराबर ऊपर बच जाएगा आपका 4/3 गुणा आर, गोले की कितनी है 7, 7 गुणा 7 गुणा 7, नीचे एच कितनी है 7, ये 7। अब आप ऊपर वालों का गुणा करो या नीचे वाले 7 से काटो तो भी कोई फर्क नहीं, इनके नीचे आप एक एक ले सकते हो और इसके नीचे भी आप एक ले सकते हो। एक ऐसा व्यक्ति है, ये गुणा करने या भाग देने पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। इस 7 से आपने ये 7 काट दिया, इस 1 से आपने ये 1 काट दिया। आर स्क्वायर बराबर बचा ऊपर 4 गुणा 7 गुणा 7 और बटे में बच गया 3। अब आर बराबर आपका आ जाएगा इनके ऊपर अंडर रूट 4 गुणा 7 गुणा 7 बटे 3, यानी यहां लिख रहा हूं मैं, आर बराबर आ जाएगा अंडर रूट 4 गुणा 7 गुणा 7 और बटे में आ जाएगा कितना आपके 3। अब आप इसको हल करके इसका रूट निकालो तो भी ठीक है, नहीं निकालो तो भी ठीक है। मैं तो इसको ऐसे भी समझ सकता हूं, मैं इसको ऐसे भी लिख दूंगा, कैसे, ये 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7 गुणा बटे में 3 लिख सकता हूं ना। तो r बराबर में ये ऊपर तो क्या हो जाएगा, 2 का 1 चला जाएगा 7, तो ऊपर तो 7 दूनी 14, नीचे आ जाएगा अंडर रूट 3, ये आ जाएगा इसका उत्तर, और यही उत्तर था। आपको इसको समझना था बेलन के और गोले का आपस में संबंध क्या, हमने पढ़ा यही था, यही संबंध हमें समझना है। चलो इस सवाल से अपन आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारा अगला सवाल है जो भी एनटीपीसी के तीनों सवाल है, मैंने बैक टू बैक एनटीपीसी के ही सवाल लिए हैं। मेरा उद्देश्य आपको वर्तमान परीक्षाओं में पूछे जा रहे सवालों से रूबरू करवाना था। एनटीपीसी के हर दूसरे दिन हो रहे एग्जाम के अंदर एक सवाल कॉन्सेप्ट से आ रहा है। अब आप कॉन्सेप्ट क्या है वो देख लीजिए। घनाभ की विमाएं, ये घनाभ, इसको थोड़ा मैं ऊपर बढ़ा देता हूं, ये घनाभ आपका, बन गया घनाभ। विमाएं 8, 10, 8 और 6, इसको पिघलाकर 7 सेमी त्रिज्या का बेलन बनाया जाता है। इसको पिघलाना है और इससे बढ़ानी क्या है,
बेलन बनानी है जिसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है 7 सेमी, आर बराबर 7 सेमी। अब इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी, तो हम ये जानते हैं ना इसका और इसका आयतन आपस में क्या होगा, इससे मिलकर ये बना है। अभी नष्ट नहीं किया इसमें कोई मटेरियल, कल एक सवाल मैंने करवाया था नष्ट वाला। जो अभी साथी नए देख रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है पीछे वाले वीडियो जाके देख लें, आपको पूरी चीजें समझ में आ जाए। तो ये जो चीज है आपके, इसमें आपको एक समझ आ जाएगी इसका और इसका आयतन सदैव क्या होता है बराबर। तो मैं ये लिख सकता हूं ना कि बेलन का आयतन किसके बराबर होगा, घनाभ का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, घनाभ का होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। यहां पर पाई आर अपने को दे रखी है, अपने को ज्ञात क्या करना है एच, तो एच को ले लो इधर, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई के बटे में एक तो चला जाएगा पाई और एक चला जाएगा आर स्क्वायर, 2 ही जाएगा। अब इसकी लंबाई है 10, चौड़ाई है 8 और ऊंचाई है 6। पाई का मान 22/7 और ये दे रखी है 7 गुणा 7। ये नीचे के 7 चले जाएंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा 10 गुणा 8 गुणा 6 गुणा 7, नीचे बच जाएगा 22 गुणा 7 गुणा 7। एक 7 से तो एक 7 कट, इसको यहां से भी काट सकते थे लेकिन मैंने ऊपर ले जाके काटा, क्योंकि हमेशा मैं आपको बताता है। अब आप देखो 2 का भाग 6 में गया 3 बार, 2 का भाग 6 में 22 में गया 11 बार। अब आपके ऊपर बच गया 10 गुणा 8 गुणा 3 और नीचे 11 गुणा बच गया 7। अब इसको आप ऊपर वाले को गुणा करके नीचे वाले का भाग देना चाहो तो भी आपकी एच ऊंचाई बराबर आ जाएगी 10 80, 240 हो गया और नीचे 11 7 हो गया 77। अब 240 में आप 77 का भाग दे दीजिए तो आपको 7 चौक 28, तो भी आपके समझ में आ जाएगा 7 या 21 210 होता है, 3.14 के करीब उत्तर आएगा, लगभग 3.14 या 3.24-25 जो भी आपके बैठ रहा है 3.10 कितना बैठेगा आपके 7 या 21 1 10 आ जाएगा सेमी। ये उत्तर बैठेगा, जो भी उत्तर आया वो ये उत्तर होगा। यार इससे छोटा भी हो सकता है, जो भी है। तो ये दूसरा सवाल आपका कॉन्सेप्ट यही था कि इन दोनों का सदैव पिघला के अपन किसी को भी बनाते हैं। भाई 1 किलो दूध है, एक बड़ा बर्तन है, तो जैसे देखो एक ये पतली बेलन है, इसकी हाइट है, एक बेलन मोटी है लेकिन उसकी हाइट क्या है कम है, लेकिन जब इसका दूध इसमें जा रहा है इसका दूध इसमें जा रहा है, दोनों आपस में एक दूसरे से भर रही है, मतलब इनका आयतन आपस में क्या है बराबर, आयतन इसका आपस में क्या है बराबर है, और यही अपने को पढ़ना है। चलो दूसरा सवाल आपका एनटीपीसी में अभी परसों आया था 12 तारीख को, जिसने पेपर दिया है वो देख लो, भूल गए हो तो समझ लेना भाई, यहां से कर लेना। अब अगला सवाल देखो भाई, अगला सवाल बढ़िया अच्छा दिया, ये भी एनटीपीसी में अभी आया है, जो दिया ना कि बेलन का आयतन आपको दे रखा है, लिख लो यहां पर। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है कि साहब पाई आर स्क्वायर एच किया तो कितना आया 686 और पाई। इसका आयतन एक गोले के आयतन के बराबर है, बराबर किसका आयतन गोले का आयतन। गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है कि 4/3 पाई आर क्यूब। तो गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। अब आपको इसने क्या पूछा है गोले का व्यास, यानी जो बेलन का आयतन है वो किसके आयतन के बराबर है गोले के आयतन के बराबर है, और बेलन का आयतन कितना आया है 686 पाई, मतलब इस गोले का आयतन भी कितना है 686 पाई। अब अपने को गोले का क्या ज्ञात करना है व्यास, यहां रखो कि साहब 4/3 पाई आर स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 686 पाई। अपने को इसका आर का मान ज्ञात करना है, ये आर क्यूब बराबर 686 पाई के बटे में आ जाएगा
4/3 और पाई। इस पाई से ये पाई आपकी क्या कर दी मैंने, काट दी। 3 ऊपर चले जाएगा तो r³ बराबर हो गया 686 गुणा 3/4। 4 का भाग इसमें गया 1। पूरा गुणा कर लेना भाई ना, इसका गुणा कर लो 6×3 18 लगी 1 8×3 24 और 1 25 2 और 2058 के बट्टे में 4। 20 5 1 18 पूरा पूरा भाग तो भाई जाता नहीं है, थोड़ा बहुत टुकड़ा में जाएगा। जो भी आएगा, या फिर आप इसको ऐसे भी छोड़ देते हो, r बराबर √2058 के बट्टे में 4 और यहां लिख देना 3। ये सेमी। ये सवाल था। इसका जो भी उत्तर आए इसकी कैलकुलेशन कर लेना और मुझे कंप्लीट उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। अब चलते हैं अपना अगला सवाल। 10वीं वाले बच्चों के लिए भी इसमें साथ में ये भाई, अब 10वीं वाले बच्चे कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे ये भी मैं बता देता हूं। ये 10वीं वालों के टॉपिक है इस बार। चौथा और फाइनल सवाल है आपका, ये एक बेलनाकार पाइप जिसकी ऊंचाई आपको 28 सेमी, ये देखो बेलनाकार पाइप, सॉरी, जिसकी ऊंचाई आपको इसने कितनी दे रखी है, 28 सेमी। पाइप के सिर पर एक अर्धगोलाकार शीर्ष, इसको पूर्ण रेक्टल, इसके ऊपर एक अर्धगोलाकार है। यह अर्धगोलाकार इसके ऊपर रख दिया मैंने। उसका व्यास, इस अर्धगोलाकार का व्यास है 14 सेमी। तो इस आकृति का आयतन, ये पूरी जो आकृति है इसका अपने को चाहिए आयतन, और एक इसका चाहिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये लो, आपके दिमाग में क्या आया ये बताओ मुझे तो पहले आप। इसका आयतन तो आप कह सकते हो कि बेलन का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, तो आपने लिख दिया। आकृति का कुल आयतन बराबर बेलन का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। गुड। बेलन का सूत्र होता πr²h और अर्धगोले का क्या होता है के साथ 2/3 πr³। अब अर्धगोले का जब व्यास दे रखा है आपको यहां 14 सेमी, जो अर्धगोले का व्यास होगा वही व्यास किसका होगा, बेलन का होगा। तो यहां पर लिख सकते हैं ना कि आप इस पर अर्धगोले का व्यास बराबर किसका व्यास होगा, बेलन का व्यास। तो त्रिज्या r बराबर क्या हो गया भाई 14/2 बराबर 7 सेमी। 22/7 गुणा 7 गुणा 7 ऊंचाई है 28 प्लस 2/3 गुणा 22/7 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 से 7 कट, ये 7 से ये 7 भी कट। अब नीचे क्या बचा भाई, एक नीचे बच रहा है 3, अब वो किसी से कटेगा नहीं, तो आप 22 गुणा 7 गुणा 28, इधर तो निपट गया मामला, उधर 22 गुणा 44 गुणा 49 के बटे में आ गया 3। अब साहब इसका गुणा कर लेना, इसका भी गुणा कर लेना, इसमें 3 का दे देना भाग, और 22 गुणा 7 गुणा 28 अगर यदि आप करोगे 22 और 7, जो भी इसका आप गुणा करके मुझे उत्तर बता देना। मैं नहीं करूंगा इसको हल, मैंने गुणा भाग मैं नहीं करूंगा, इसका आप कैलकुलेशन कर लेना, यहां रख देना, इनको गुणा करके 3 का दे देना भाग, जो भी उत्तर आएगा 9 चौक 36, यानी 3 में कहीं 36 आता है तो आपका उत्तर जो भी आएगा उसके पीछे आप सेमी क्यूब जरूर लगा देना। मेरा काम था आपको ट्रिक समझाना। अगला सवाल देखो आप,
अगला इसने पूछा है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि नीचे परिधि होती है, परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r और साथ में लेनी है h। ये हो गया बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ भी आपने पढ़ा था, ये ऐसे कि ये तो होगा इसका वक्र पृष्ठ, लेकिन इसके वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, कैसा 4 पाई r स्क्वायर था, उसमें 2 का अपन क्या दे दिया भाग, तो बचेगा 2 पाई r स्क्वायर। दोनों ही सूत्रों को आपको क्या करना है, 2 पाई r स्क्वायर आपको जोड़ना है। ये लो आकृति का कुल वक्र पृष्ठ, यानी आकृति का कुल वक्र पृष्ठ का मतलब हो गया आकृति का संपूर्ण पृष्ठ। आकृति का तो क्या हो गया, संपूर्ण पृष्ठ हो गया, क्योंकि बेलन का नीचे वाला भाग जमीन पे टिका हुआ, उसका क्षेत्रफल अपने को साथ में लेना कि नहीं बोला, इसने वक्र पृष्ठ बोला है तब अपने को वक्र पृष्ठ, लेकिन अपन एक सोचा जाए तो आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बन रहा है। क्या बनेगा कि गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ। गोले का होता 2 पाई r स्क्वायर प्लस बेलन का होता 2 पाई r और h। 2 पाई r आ जाएगा कॉमन, 2 पाई r आ गया कॉमन, यहाँ 1 r प्लस यहाँ बच गया h। 2 गुणा 22/7 गुणा त्रिज्या है 7 गुणा r है 7 और ऊंचाई थी 28, इस 7 से ये 7 कट हो गया, बार बचा 22 गुणा 44 और गुणा 7 और 28 को जोड़ दो तो हो जाएंगे 35, यानी 44 गुणा यदि आप 35 करोगे जो भी उत्तर आएगा वो सेमी स्क्वायर कर देना और वो आपका हो जाएगा आयतन का। उम्मीद करता हूं चारों क्वेश्चन विभिन्न परीक्षा, ये एनटीपीसी में आए हुए स्लॉट है, बिल्कुल बैक टू बैक एनटीपीसी में क्वेश्चन आ रहे हैं। अब कितना समय लगा ये मुझे पता नहीं, आपने खुद नहीं पढ़ा होगा। क्षेत्रमिति मेंसुरेशन से यही सवाल आते हैं। अब इससे ज्यादा कोई अगर आपको हार्ड तरीके से पढ़ा रहा है तो आप यहाँ समय मेरे पास खराब नहीं करें, क्योंकि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी तो हमारे पास कोई पढ़ेगा, लेकिन आपका समय निकल जाएगा इन कोचिंगों वालों के चक्कर में जाने से बढ़िया है यहाँ पढ़िए। उम्मीद करता हूं आपको ये सारे सवाल मस्त लगे होंगे। यदि आपको ये सवाल अच्छे लगते हैं, मुझे कंटिन्यू रखना है, तो आप नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, ताकि मैं मेरा जो पढ़ाने का तरीका उसको मोटिवेट करूं। हाँ, 10,000 लोगों का अपना परिवार होने में अभी भी 600-700 लोग कम है। धीरे धीरे आप लोग अगर सहयोग करेंगे और इस चीज को आगे बढ़ाएंगे तो अपना परिवार धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और हम लोग इसको बेहतर प्रयास करेंगे तो अच्छी क्लासें अपन चलाएंगे आगे। एक बोर्ड की समस्या है, मैं धीरे धीरे एक बोर्ड की भी व्यवस्था कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ मैं बोर्ड की व्यवस्था, क्योंकि अभी हमारे साथ बहुत कम लोग जुड़ रहे हैं। 300-400 लोग जुड़े हुए हैं जो निरंतर पढ़ने वाले। चैनल पे बहुत सारे साथी हैं जो मेरा उत्साहवर्धन करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन वो लोग अभी एजेड हैं, उनको इस पढ़ाई से कोई मतलब नहीं। आप युवा साथी कितने मेरे साथ जुड़ते हो, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मायने रखता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें मैं आपको करवाऊंगा, आप जुड़ते रहिए, आगे से आगे अपन बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं ये सारी टॉपिक घन घनाभ आज दिन तक जो भी अपन ने क्षेत्रमिति पढ़ी आपके एकदम कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और फिर अपन कल अगला टॉपिक नया चालू करेंगे जो रीट वालों के लिए भी हो और सभी के लिए हो, तो रीट की भर्तियां जो नजदीक है उनको भी फायदा हो, आप आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी करने वालों को भी फायदा हो और पटवारी को भी फायदा हो। ऐसा टॉपिक अपन कल नया लेके आएंगे। तब तक जिसने भी नहीं पढ़ा है, यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, तो यहाँ आज पहली बार जुड़े हैं, वो कृपया पिछला वीडियो जाके जरूर देखें, सारे वीडियो देखें, तब आपके एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आप सभी अपनी जगह मस्त और स्वस्थ रहें। थैंक यू।